हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी, और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑडिटिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर आपका चैप्टर है, ये पार्ट बनता है आपके सीएमए इंटर के करिकुलम के पेपर नंबर 10 का, जिसका नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इसमें ये वाला जो हमारा स्पेसिफिक चैप्टर है ऑडिटिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी, ये कैरी करता है टोटल 10% का वेटेज, यानी 10 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो काफी अच्छी इसकी वेटेज है और समझने में भी बहुत ही ज्यादा सिंपल ये चैप्टर है। एक बार आपने स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर्स अच्छे से समझ लिए तो ट्रस्ट में आने वाले सारे लेक्चर्स में आपका काम बहुत आसान होने वाला है इस पर्टिकुलर चैप्टर के रिलेटेड। तो समझ गए? तो अब अपन आते हैं फटाफट से इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन के पहले थोड़ा सा अपन डिस्कशन करेंगे चैप्टर के नाम के ऊपर। चैप्टर का नाम क्या है? ऑडिटिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग। इसको ऑडिटिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। सबसे पहला वर्ड है अपना ऑडिटिंग। ऑडिटिंग मतलब क्या? जिन बच्चों ने बेसिक्स पढ़ रखे हैं, मतलब चैप्टर नंबर जो आपके आगे के हैं 7-8, वो आपने देख रखा है, तो आपको पता है कि ऑडिट मतलब क्या होता है। बट जो फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि ऑडिट का अगर मैं आपको मीनिंग बताऊं सिंपल एकदम लेमैन के टर्म में, तो होता है चेक करना। क्या होता है? चेक करना। ठीक है, जैसे आप स्कूल जाते थे, स्कूल में आप कॉपी मेंटेन करते थे, ठीक है, फिर आपके एग्जाम्स होते थे, एग्जाम्स में आपकी आंसर शीट चेक होती थी। तो चेकिंग करना मतलब क्या? कि आपने क्या गलती की है, आपने क्या गलती की है उसको नोट डाउन करना। फिर टीचर्स आपको बताते थे कि आपने ये मिस्टेक्स की है, इसको आप सुधारो। तो ऑडिटिंग मतलब भी सेम वही होता है। आपको क्या करना है? ऑडिटिंग मतलब चेक करना होता है। चेक क्या करना है आपको? कि जो भी कंपनी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी एंटिटी है, अंडरटेकिंग है, क्या उसके जो अकाउंट्स हैं, क्या उसके अकाउंट्स प्रॉपर रूल्स के साथ बने हैं या नहीं, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए हैं या नहीं, अकाउंट्स में कोई गड़बड़ तो नहीं है, कंपनी किसी तरीके का स्कैम तो नहीं करना चाह रही है। इस सब को देखना, चेक करना, आइडेंटिफाई करना क्या है? ऑडिट है। प्लस जब आप चेक करते हो तब आपसे आपका ओपिनियन मांगा जाता है। आप क्या देते हो? अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हो कि भैया हमने सो एंड सो अकाउंट देखा है और इसमें हमको ये गड़बड़ मिली है या ये चीजें इसमें बढ़िया है। ठीक है, आप अपना क्या करते हो? बीइंग एन ऑडिटर, आप अपना ओपिनियन जो है फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप एक्सप्रेस करते हो कि हमको क्या सारी फाइंडिंग्स मिली है, क्या सारी चीजें गड़बड़ है, क्या सारी चीजें बढ़िया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग मतलब क्या? जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं? चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि वो सेट स्टैंडर्ड्स के साथ सारे रूल को फॉलो करते हुए बना है या नहीं बना है, और उसके बाद हम उसमें अपना ओपिनियन देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑडिटिंग बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? अब ऑडिटिंग तो हम कर रहे हैं, और किसका? डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज का। मार्केट में जाके जब अपन देखते हैं तो हमको क्या दिखता है? स्कूल कॉलेजेस दिखते हैं, हमको हॉस्पिटल्स दिखते हैं, हमको सोल प्रोप्राइटरशिप वाले दिख जाते हैं, हमको होटल्स रेस्टोरेंट्स दिख जाते हैं, हमको बड़ी बड़ी कंपनीज दिख जाती हैं। तो इतने सारे जो डिफरेंट अलग अलग बिजनेसेस हो रहे हैं, सबका बिजनेस का स्टाइल क्या है? अलग है। सबके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन जो बने हैं अलग हैं। सबके लिए जो स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी है, जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो उनके डिफरेंट है। जाहिर सी बात है सबकी अकाउंटिंग क्या है? वो डिफरेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि हर कोई जो बिजनेस है वो एक अलग लॉ के अंदर गवर्न हो रहा है। हर बिजनेस क्या हो रहा है? एक अलग लॉ के अंदर गवर्न हो रहा है। तो क्या वो बिजनेस अपने पर्टिकुलर लॉ को फॉलो कर रहा है या नहीं? क्या उसके अकाउंट्स में कोई गड़बड़ है या नहीं? ये हमको चेक करना है। अब चेक करते समय हमको किन सारी बातों का ध्यान रखना है, ये सब चीजें हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर बनता है ऑडिटिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग, यानी मार्केट में जितने भी अलग अलग बिजनेस के डायमेंशन है, जितने भी अलग अलग टाइप्स ऑफ बिजनेस है, उनकी हमको क्या करनी है? ऑडिट करनी है। जाहिर सी बात है क्योंकि सारे बिजनेस अलग है, उनका करने का तरीका अलग है, उनके ऊपर अलग लॉज लग रहे हैं, उनके लिए अलग स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशन बनाए गए, तो सबकी ऑडिट हम एक तरीके से नहीं कर सकते। जैसे अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, मान लो कोई कॉलेज है और दूसरी तरफ एक हॉस्पिटल है, दोनों के बिजनेस में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों का वर्किंग स्टाइल अलग है, इनकी सोर्स ऑफ इनकम कुछ और है, इनके एक्सपेंडिचर अलग है, इनकी सोर्स ऑफ इनकम और इनके एक्सपेंडिचर अलग है। यानी इन शॉर्ट आप दो अलग अलग एंटिटीज को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते। जब आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हो तो उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी आप एक तरीके से ऑडिट नहीं कर सकते, यानी चेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको यह सिखाया जाएगा कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन को के ऑडिट करते समय, अलग अलग इंस्टीट्यूशन के अकाउंटिंग का ऑडिट करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। क्लियर हो गया चीज? बेसिक पूरा एक फ्रेमवर्क आपको मिल गया इस चैप्टर का। यही सारी बातें लिखी गई है इंट्रोडक्शन में। क्या लिखा है? अकाउंटिंग लार्जली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पे डिपेंड करेगा। नेचर मतलब हमारा ऑर्गेनाइजेशन छोटा है, बड़ा है, ठीक है, हमारे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर क्या है, तो इसमें हमारी अकाउंटिंग क्या लार्जली डिपेंड करेगी। द अकाउंटिंग मेथड एज वेल एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरी इन देयर फॉर्म एंड कंटेंट अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। सिंस एन ऑडिटर नीड टू कमेंट ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल सिचुएशन, नॉट only after careful inspection of accounting records and financial statement prepared therefrom, he must adopt audit procedure that perfectly suits the very nature of अकाउंटिंग प्रोसेस अडॉप्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि एक ऑडिटर को ना ही सिर्फ चेक करना है बल्कि अपना ओपिनियन भी एक्सप्रेस करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कंडीशन क्या है। हम क्या कर सकते हैं? हम ब्लाइंडली कोई भी एक चीज उठा के दूसरे के ऊपर कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमको पता होना चाहिए कि हमको क्या गाइडलाइंस रखनी है, हमको क्या सारी ऐसे पॉइंट्स है जो दिमाग में रखने हैं वाइल परफॉर्मिंग एन ऑडिट प्रोसीजर।
आगे, द सेम ऑडिट प्रोसीजर कैन नॉट बी ब्लाइंडली अप्लाइड टू एवरी सिंगल ऑडिट असाइनमेंट. मोर ओवर, मेनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अदर देन कंपनीज हैव देयर ओन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क व्हिच प्रिस्क्राइब्स फॉर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग. क्या बोल रहे हैं, हम ब्लाइंडली ऑडिटिंग नहीं कर सकते. दो अलग अलग एंटिटीज का, हर के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिनको ध्यान में रख के हमको क्या करना है, अकाउंट्स चेक करना है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इन इंडिया बैंक्स आर लार्जली रेगुलेटेड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एज वेल एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934. अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर इंडिविजुअल एक्ट्स एंड रेगुलेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडिया आर गवर्न बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912. क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एक बैंक है, एक तरफ कॉर्पोरेट सोसाइटी है. बैंकिंग को क्या लग रहा है, बैंकिंग रेगुलेशन लग रहे हैं और आरबीआई का एक्ट लग रहा है. वेयर कॉर्पोरेट सोसाइटी का कौन सा एक्ट लग रहा है, कॉर्पोरेट सोसाइटीज एक्ट 1912 उनको लग रहा है. इन एडिशन, nature of the industry in which the firm belong, policy adopted by the organization also determine the scope of audit. Hence, audit procedures to be planned by the auditor must also consider this factor. अब ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है, उनके क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है, इसको भी एक ऑडिटर को अपने ध्यान में रखना है while performing audit. ठीक है, क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. ठीक है, आज अपन क्या सीखने वाले हैं कि अगर हमको एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ऑडिट करना है, इट मे बी अ स्कूल, इट मे बी अ कॉलेज, या वो कोई एक बड़ी एडटेक कंपनी हो सकती है, कोई कोचिंग वाली हो सकती है, ठीक है, कोई एकेडमी हो सकती है, जिसका हमको क्या करना है, ऑडिट करना है. ठीक है, ऑडिट ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी ऐसी इंस्टीट्यूट जहां पे आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, उस कंपनी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करते समय आपको किन सारी बातों को ध्यान में रखना है, क्या सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करना है, आज अपन सीखेंगे. पहला है इंट्रोडक्शन. Educational institution of any state in India are generally established and run under the Societies Registration Act 1960 और Public Trust Act of the state concerned. क्या बोल रहा है, किसी भी टाइप का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, वो क्या है, स्टेट के बनाए गए सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट या फिर पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंदर फॉर्म होता है और उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है. सिमिलरली, Central educational institutions are guided by the respective regulation issued by the Ministry of Education from time to time. Similarly, अगर कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो सेंट्रल लेवल पे, यानी जिनकी वेरियस जगह ब्रांचेस हैं, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है, जैसे आपका मान लो सीबीएसई हो गया, ये किसके रेगुलेशन फॉलो करती है, रेगुलेशंस प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और जो भी टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस आते रहते हैं. In some cases, large educational institutes like various universities are established by central or state government by enacting special legislation. Accordingly, the audit of accounts of these institutions is carried as per the provision of the legislation or the trust deed concerned. Same likewise यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो बनती है, चाहे वो सेंट्रल की हो या स्टेट की हो या कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, वो जो रेगुलेशन रूल फॉलो करते हैं उनको हमको देखना है. ठीक है, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन, उनके जो प्रोविजन है वो हमको देखना है. उनके बीच में जो ट्रस्ट डीड बनी है उस हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमको चेक करना है. In addition, various circular issued by the central or state government for institution are also considered relevant in this respect. Time to time अगर central या state government कोई भी circular लेके आ रही है जो उस particular organization को hit कर रहा है, वो भी हमको चेक करना है, वो भी हमको ध्यान में रखना है. क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर. अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका एस्पेक्ट टू बी कंसिडर्ड वाइल ऑडिटिंग. अब किन किन बातों का हमको ध्यान रखना है ऑडिट करते समय एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का. सबसे पहला है वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है सबको क्या करना है, वेरीफाई करना है. जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर कोई यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई है और उनके बीच में ट्रस्ट डीड बनी है, कुछ जैसे आपने पढ़ा था पार्टनरशिप होता है, तो पार्टनरशिप के बीच में क्या होती है, पार्टनरशिप डीड होती है. वैसे ही अगर कोई एजुकेशनल ट्रस्ट है, उनके बीच में अगर कोई ट्रस्ट डीड बनी है, तो आप क्या करोगे, उसको चेक करोगे कि डीड में क्या लिखा हुआ है, पैसा कैसे कमाएंगे, पैसे का स्प्लिटअप क्या होगा, कौन ट्रस्टी है, ऊपर में कौन है, ठीक है, हायरार्की क्या है, मैनेजमेंट की सब चीजें आप देखोगे. वही अपन देखने वाले हैं. पॉइंट नंबर 1, स्टडी द ट्रस्ट डीड, regulation or act under which the institution has been established and should take a note of provision regarding the maintenance of account. सबसे पहले हम जाएंगे उस बेस डॉक्यूमेंट में जिसको यूज करते हुए वो जो इंस्टीट्यूट है वो एस्टैब्लिश हुई है, वो चाहे ट्रस्ट डीड हो, कोई एक्ट हो या कोई भी प्रोविजन वगैरह हो. ठीक है, उस बेसिक डॉक्यूमेंट में हम जाएंगे जिसके अंदर वो इंस्टीट्यूशन जो है एस्टैब्लिश हुई है. साथ ही साथ उस एक्ट में या उस डीड में जो भी रूल्स दिए गए हैं कि इस हिसाब से अकाउंटिंग होगी. जैसे डेप्रिसिएशन आपने पढ़ा है, उसके 3-4 मेथड होते हैं. ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड, एनयूटी मेथड. अब ऑर्गेनाइजेशन कौन सा फॉलो करेगी, कोई भी करेगी तो गड़बड़ हो जाएगा. एक साल मान लो स्ट्रेट लाइन कर लिया, अगले साल डब्ल्यूडीवी कर लिया, दिक्कत हो जाएगी. तो हम देखेंगे डीड में क्या लिखा है या एक्ट में क्या लिखा है कि हमको अकाउंटिंग कैसी करनी है, कौन सी पॉलिसी फॉलो करनी है, कौन सी नहीं करनी है. किससे पता चलेगा, उस बेस डॉक्यूमेंट से, उस कानून से पता चलेगा जिसके अंदर वो इंस्टीट्यूट बनी है. क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर. In case of state or central university established under special act, study the regulation frame under the act. यानी सिंपल जो भी कानून बना है जिसके अंदर वो इंस्टीट्यूशन बनी है, उस कानून को हमको पहले समझना पड़ेगा, उससे हमको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी. सेकंड, evaluate the internal control system associated with the acquisition and maintenance of asset, authorization of transaction etc. before finalizing the audit program. इवेल्युएट करना है हमको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. अब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मतलब क्या, जाहिर सी बात है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एस्टैब्लिश हुई है और जो चल रही है,
तो उनके अंदर ही अंदर इंप्लॉइज में कोई घपला नहीं हो जाए, इसके लिए टॉप मैनेजमेंट क्या करेगी, कुछ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाएगी, कुछ ऐसा सिस्टम बनाएगी जिससे स्कैम को हम स्टार्टिंग में ही रोक सके, जिससे किसी भी तरीके की फ्रॉड एक्टिविटी को हम स्टार्टिंग में ही रोक सके। तो वो सिस्टम क्या है, ठीक है, वो सिस्टम क्या है, इसी को बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। क्या है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, यानी एक ऐसा सिस्टम जो किसी भी फ्रॉड एक्टिविटी को, किसी भी फ्रॉड एक्टिविटी को क्या करेगा, रोक के रखेगा, कंट्रोल में रखेगा। तो वो जो सिस्टम बना हुआ है प्री डिटरमाइंड पहले से, क्या वो उतना इफेक्टिव है कि वो किसी भी फ्रॉड को रोकने के काम आ सकता है? हाँ तो ठीक है, नहीं तो भी हमको पता लगाना है कि क्या गड़बड़ है क्या नहीं है। इन शॉर्ट, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन में बने हैं, जो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करने वाली, क्या वो स्ट्रांग इनफ है कि वो किसी भी मिस एप्रोप्रिएशन या फ्रॉड को रोक सके, ये चेक कर लो। तीसरा है, carefully examine all notices and minutes of the meeting of the governing body in case of colleges, Senate, syndicate, court and council in case of universities and other committees will affect the accounts of finance of the institute. Confirm the decision taken from operation of bank accounts, approval of expenditure etc have been duly complied with. क्या बोल रहा है, हमको केयरफुली एग्जामिन करना है जो भी नोटिसेस, सर्कुलर जो आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल या कोई भी इंस्टीट्यूशन में टाइम टू टाइम निकल रही है, बोर्ड वालों की मीटिंग हो रही है, तो मीटिंग में क्या बात हो रही है इसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, मीटिंग में क्या बात हुई, किस किस पॉइंट पे डिस्कशन हुआ, क्या उसका कंक्लूजन निकला, सारी चीजों को हम बकायदा रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोला जाता है मिनट्स। उसको क्या बोलते हैं, मिनट्स। यानी हर मिनट मिनट क्या बात हो रही है उसको प्रॉपरली हम रिकॉर्ड करेंगे और उसको मेंटेन करेंगे। तो मीटिंग में क्या बात हुई, मिनट्स प्रॉपरली मेंटेन है क्या नहीं है, ये हमको चेक करना है। सारे नोटिस जो भी निकले, क्या उस हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई भी खर्चा हुआ है तो उसके लिए प्रायर अप्रूवल हुआ है कि नहीं हुआ है, या अपने रैंडम तरीके से खर्चे हो रहे हैं, सब चीजें हमको चेक करनी है, सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट इज check budget allocation to different heads and confirm that all amounts sanctioned beyond the budget have been duly approved. अब जैसे कंट्री का एक बजट बनता है, वैसी जाहिर सी बात है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना बजट बनेगा जो उनके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी है तो उसमें लॉ डिपार्टमेंट अलग है, उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी खर्चा बजट में एक हिस्सा उनका होगा। मेडिकल देख रहा है तो मेडिकल के लिए अलग, कॉमर्स के लिए अलग, मैनेजमेंट के लिए अलग, ठीक है। फिर आपका जो भी साइंस वाइंस वाला हो गया, इंजीनियरिंग वाला हो गया, आर्ट्स वाला हो गया, उनके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए क्या है, अलग अलग आपका बजट जो है एसोसिएट होंगे, ठीक है, एलोकेट होंगे। लाइब्रेरी के लिए अलग बजट होगा, मिसलेनियस एक्टिविटीज के लिए अलग होगा, स्पोर्ट्स के लिए अलग बजट होगा। तो देखो जितना बजट अलॉट हुआ था क्या वो प्रॉपर मिला है या नहीं मिला है, मिला है तो किस तरीके से यूटिलाइज हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 20 साल में बजट से ज्यादा पैसा किसी डिपार्टमेंट को मिला हो, अगर हाँ तो क्या वो ड्यूली अप्रूव्ड था। जैसे अगर लॉ डिपार्टमेंट को 1 लाख रुपए का बजट हम देते हैं कि 1 लाख रुपए में आपको साल भर चलाना है, मान लो खर्चा हो रहा है लॉ डिपार्टमेंट में 2 लाख रुपए का, तो जो 1 लाख एक्स्ट्रा आया है, जो 1 लाख एक्स्ट्रा आया, क्या वो अप्रूव हुआ था, अप्रूव होकर इनके पास आया या कुछ वहां पे गड़बड़ है, ये अपने को वेरीफाई करना है। क्लियर हो गया। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है रिलेटेड टू बजट, डीड या कोई भी एक्ट, ये सारी चीजें हमको देखनी है। अब नेक्स्ट है वेरीफाई द रिसिप्ट रिलेटेड ट्रांजेक्शन। रिसिप्ट यानी जहां से अब उस ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आएगा उसकी सारी रिसिप्ट देखो। अब टेक्स्ट पढ़ने से पहले दिमाग लगाओ पहले ही, ठीक है, कि अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशन का काम कर रही है, मान लो एक यूनिवर्सिटी है, वहां पे पैसा कहां से आएगा, प्राइमरी चीज जो बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं वो, ठीक है। फिर मंथली जो ट्यूशन फीस आ रही है वो आएगी, ठीक है। उसके बाद कैंटीन में बच्चे खाएंगे, उसका वहां से पैसा आएगा ऑर्गेनाइजेशन को। फिर ऑर्गेनाइजेशन कुछ सेमिनार वगैरह करवा रही है, कुछ इवेंट वगैरह करवा रही है जिसके लिए अलग से फीस चार्ज हो रही है वो। लाइब्रेरी चार्जेस चार्ज हो रहे हैं बच्चों से, वहां से ऑर्गेनाइजेशन को पैसा आ रहा है। कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका पैसा आ रहा है। कुछ अलग बच्चे हैं जो हॉर्स राइडिंग या अलग एक्टिविटी सीख रहे हैं, उसके लिए वो एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहे हैं, वहां से पैसा आ रहा है। तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पैसा कहां से आ सकता है, एडमिशन से, मंथली फीस से, फिर अलग कुछ अभी आप टीसी वगैरह निकलवाते हो तो उसके डॉक्यूमेंटेशन के अलग चार्जेस होते हैं, एग्जाम फॉर्म वगैरह अलग होते हैं, स्पोर्ट्स एंड अदर फैसिलिटी का पैसा आ गया। फिर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, बस फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो उसका पैसा हो गया, कैंटीन या मेस से पैसा आ गया। तो सब जगह से जहां से भी पैसा आ रहा है प्रॉपरली वेरीफाई करो कि बिल इशू हो रहा है कि नहीं, सबकी प्रॉपर अकाउंटिंग हो रही है या नहीं। क्लियर है। पहली चीज, tally the counterfoil of fee receipt with the fee register to see whether they have been duly recorded or not। फी जितनी भी रिसिप्ट हो रही है उसको फी के रजिस्टर के साथ मैच करके देखो कि जितने एडमिशन हुए हैं क्या उनका रिकॉर्ड है या नहीं है, जितनी मंथली फीस आई है क्या प्रॉपरली सब रिकॉर्डेड है या नहीं है। क्लियर हो गई बात। दूसरा, चेक एडमिशन फीस विद एडमिशन स्लिप signed by the head of the institution and confirm that the amount has been credited to the capital fund unless managing committee has टेकन अ डिसीजन टू अ कॉन्ट्ररी। एडमिशन जो भी हुए हैं तो एडमिशन फीस आई है या नहीं, जितनी एडमिशन फीस आई है क्या उतनी ही रिसिप्ट इशू हुई है या नहीं हुई है, तो एडमिशन स्लिप के साथ हम इसको चेक करेंगे। फिर जितना पैसा आया है क्या वो एक प्रॉपर फंड में, क्या वो प्रॉपर जगह गया है या नहीं गया है, अगर नहीं गया है तो कहाँ गया, और जहां गया है वहां क्यों गया है, क्या उसका अप्रूवल हुआ है या नहीं हुआ है, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, चेक करनी है, और इसी को क्या बोलते हैं, ऑडिट बोलते हैं। थर्ड पॉइंट, कुछ भी अलग अदर फीस जैसे लाइब्रेरी की फीस, सेशन फीस, डेवलपमेंट फीस, फीस फॉर हॉस्टल वगैरह, ये सब भी प्रॉपरली आई है कि नहीं, उसके लिए रिसिप्ट इशू हुआ है कि नहीं, चेक करना है।
फिर किसी भी टाइप का कोई भी अरियर्स है या नहीं है इसको देखना है, फाइन वगैरह अगर कुछ लगे हैं तो प्रॉपरली उसकी जो रिसिप्ट है वो इशू हुई है या नहीं हुई है ये चेक करना है। स्कॉलरशिप वगैरह जो अनाउंस हुआ है क्या वो दिया गया है या नहीं दिया गया है, दिया गया है तो प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है या नहीं है चेक करेंगे। हॉस्टल में कोई ड्यू बाकी है नहीं है या वो रिकवर हो गए हैं कि नहीं हुए इसको चेक करना है। बिफोर स्टूडेंट अकाउंट क्लोज एंड देयर डिपॉजिट ऑफ कॉशन मनी रिफंडेड, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट या कॉशन मनी डिपॉजिट जो करवाते हैं स्टूडेंट, क्या उनको वो रिफंड कर दिया गया है या नहीं किया है, अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो उस पैसे का बाद में क्या हुआ, उस पैसे का बाद में क्या हुआ ये आपको चेक करना है। किसी भी तरीके का कोई भी ग्रांट या डोनेशन गवर्नमेंट से या अदर ऑर्गेनाइजेशन से रिसीव हुआ है तो कितना हुआ है और किस यूज के लिए हुआ और क्या वो उस यूज में लगाया गया है या नहीं गया है। दो टाइप के ग्रांट होते हैं, एक होता है जनरल ग्रांट, एक होता है स्पेसिफिक ग्रांट। जनरल ग्रांट यानी आपको डायरेक्टली 50,000 1 लाख रुपए मिल गए, अब आप इसको कैसे भी यूज करो। एक होता है स्पेसिफिक ग्रांट जो आप बोल के देते हो, एक होता है स्पेसिफिक ग्रांट जो आप बोल के देते हो कि इसको स्पोर्ट्स फैसिलिटी में ही लगाना, इसको लाइब्रेरी के डेवलपमेंट में ही लगाना, इससे आप नए इक्विपमेंट्स खरीदना, इससे कैंपस की सिक्योरिटी में ही लगाना। तो जिस अगर कोई स्पेसिफिक ग्रांट आपको मिला है तो क्या वो स्पेसिफिक कॉज में यूज हुआ है या नहीं चेक करेंगे। जनरल ग्रांट मिला है तो क्या वो यूज हुआ है नहीं या मैनेजमेंट ने दबा लिया अपनी जेब में चेक करना है। नेक्स्ट इज चेक इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी। अगर इंस्टीट्यूट अपनी प्रॉपर्टी को लेट आउट करके कोई अपना फैसिलिटी कुछ वहां से इनकम अर्न कर रहा है तो क्या वो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई। जैसे समर की छुट्टी है, स्कूल कॉलेज बंद है, अब स्कूल का इतना बड़ा ग्राउंड है खाली पड़ा है, स्कूल वालों ने सोचा इसको भैया शादी का सीजन है चढ़ा दो इसको शादी में, ठीक है। स्कूल में क्लासरूम है, वो अपने कमरे बन जाएंगे, लोग आएंगे रहेंगे और स्कूल की एक साइड इनकम हो जाएगी। तो प्रॉपर्टी लेट आउट करने से, या स्कूल के पास अच्छी बड़ी पार्किंग फैसिलिटी थी, स्कूल के बगल में एक कंपनी थी तो कंपनी वालों को क्या कर दिया, स्कूल वालों ने पार्किंग फैसिलिटी दे दी, उसका मंथली रेंट आ रहा है या कुछ एग्रीमेंट है। तो प्रॉपर्टी लेट आउट करने से जो पैसा आ रहा है क्या उसकी अकाउंटिंग प्रॉपर है या नहीं है चेक करेंगे, फोलियो के साथ सारी रिसिप्ट के साथ मिलाएंगे। आखिरी इंस्पेक्ट द सिक्योरिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड। अब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतना सारा पैसा आ रहा है, जाहिर सी बात है इन लोग सेव करेंगे, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट जो बुक में दिख रहा है क्या वो एक्चुअल में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर स्कूल वालों ने बोला है, अगर कॉलेज वालों ने बोला है कि हमने एक लैंड में इन्वेस्ट करके रखा है तो क्या वो लैंड एक्चुअल में है या सिर्फ पेपर में है चेक करेंगे इस चीज को। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। अब हमने बात की थी इनकम की, अब बात करेंगे एक्सपेंसेस की, क्योंकि एक्सपेंसेस में भी गड़बड़ हो सकता है। आमतौर पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, टैक्सेस बचाने के लिए अपनी इनकम कम दिखा देती है और खर्चा बढ़ा चढ़ा के ज्यादा दिखा देती, ताकि ऑर्गेनाइजेशन पेपर में लॉस में रहे, और जब पेपर में लॉस में तो उनको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो क्या खर्चे प्रॉपर है या नहीं। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, सबसे पहले जो टीचिंग स्टाफ है उनकी सैलरी, नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी, फिर जो दीदी भैया हैं जो क्लीनिंग स्टाफ है उनकी सैलरी और वेजेस दी जा रही है नहीं दी जा रही है, दी जा रही है कितनी दे रहे हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड है या नहीं है, प्रॉपरली हर महीने के एंड पे उनको सैलरी का पेमेंट हो जा रहा है या नहीं हो रहा है ये देखेंगे। कभी कभार कॉलेज कुछ स्पेशल इवेंट करवाते हैं, उसमें जो खर्चा होता है जैसे एनुअल डे वगैरह हो गया, 26 जनवरी 15 अगस्त का आपका सेलिब्रेशन हो गया, उसमें खर्चा, उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग है या नहीं है। और क्या कुछ कॉलेजेस के रेगुलर एक्सपेंसेस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, टेलीफोन हो गया, वाईफाई इंटरनेट वगैरह का खर्चा हो गया, ये सब प्रॉपरली मीट हो रहा है या नहीं, इसकी प्रॉपर अकाउंटिंग है या नहीं ये देखेंगे। इसके अलावा फिक्स्ड एसेट वगैरह का अगर कुछ मेंटेनेंस का खर्चा है, कुछ डेप्रिसिएशन का खर्चा है, वो प्रॉपर है या नहीं इसको अपन चेक करेंगे। इन शॉर्ट जितने भी खर्चे हैं क्या उनकी प्रॉपर अकाउंटिंग हो रही है, क्या उनके साथ उनका प्रूफ अटैच है या नहीं ये चेक करेंगे। अब क्या क्या खर्चे हैं, सबसे पहला सैलरी वेज का खर्चा है, दूसरा है अपन ने बताया स्पेशल इवेंट हो गया, पहला क्या सैलरी वेज, दूसरा स्पेशल इवेंट, कोई सेलिब्रिटी वगैरह को बुला लिया तो उसके मैनेजमेंट देख रेख में जो कुछ खर्चा हो गया। फिर रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, ब्रॉडबैंड बिल, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, सबके वाउचर है या नहीं है, प्रॉपर उसकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड है या नहीं है। नेक्स्ट वाउच परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई फिक्स्ड एसेट खरीद लिया इंस्टीट्यूशन ने, लैंड खरीद लिया बिल्डिंग बनाने के लिए, हॉस्टल बनाने के लिए सामान खरीद लिया, तो वो जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं क्या उसके प्रॉपर पेपर वर्क है या नहीं है वो देखेंगे। कॉशन मनी प्रॉपरली रिफंड हुआ है या नहीं हुआ है, स्टूडेंट को रिफंड हुआ है तो कितना हुआ है, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हो पाया और उस मनी का क्या करने वाली है इंस्टीट्यूट वो देखेंगे। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ हॉस्टल फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी का मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, परचेज ऑफ फूड आइटम, कैंटीन का खर्चा प्रॉपर है या नहीं है। नेक्स्ट see that the investment representing endowment fund for prizes are kept separate and income in excess of those prizes has been accumulated and invested along with the corpus। ठीक है, प्रोविडेंट फंड के लिए जो खर्चा हो रहा है वो अलग से मेंटेन है या नहीं है इसको अपने को चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, सारी इनकम अपन ने देख ली, सारे एक्सपेंसेस अपन ने देख लिया। अब इनकम और एक्सपेंस जहां पे रिकॉर्ड हो रहे हैं दैट इज आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उससे में क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है ये चीज का अपने को ध्यान रखना है और वो सारे पॉइंट अपन देखने वाले हैं कि क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है। पहला, वेरीफाई करो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुए इन द फॉर्म एंड मैनर स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी कंप्लाइंग विद द अकाउंट स्टैंडर्ड एंड एप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट। क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस हिसाब से बनने चाहिए उस हिसाब से बने हैं नहीं, जो लॉ की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से बने हैं नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हुए या नहीं हुए, जो लीगल रिक्वायरमेंट है, जो लीगल फ्रेमवर्क है क्या उसके अंदर हमारे अकाउंट्स बने या नहीं चेक करेंगे।
दूसरा, फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्ट करो एसेट्स का, टेंजिबल एसेट्स, एसेट जो दिख सकते हैं। अगर स्कूल वाले बोल रहे हैं हमारी 4 बिल्डिंग है, देखो 4 बिल्डिंग है कि नहीं है तो कहां पे है। स्कूल वाले बोल रहे हैं हमारे पास बहुत बड़ा लॉन है, कहां है, फिजिकली जाके देखो टेंजिबल एसेट को। नेक्स्ट इज चेक वेदर डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन हैज बीन प्रोवाइडेड एज पर पॉलिसी अडॉप्टेड और नॉट। पॉलिसी में लिखा है हम स्ट्रेट लाइन के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकालेंगे, अकाउंटिंग में चल रहा है WDV, गड़बड़ है, क्वेरी रेस कर दो। ठीक है, नेक्स्ट इज रिफंड ऑफ TDS इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट, एनी TDS वगैरह टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स इनकम टैक्स में आपने पढ़ा होगा, प्रॉपर्ली उसका रिफंड हुआ है नहीं हुआ है, काटे हैं नहीं काटे हैं, क्या काम किए हैं देखो। फिर केयरफुली एग्जामिन ऑल द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी सच एज इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल्स, जो भी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है कितनी है, क्यों है, जवाब मांगो मैनेजमेंट से। नेक्स्ट इज verify the inventories of furniture, stationery, clothing, provisions and all equipment etc. This should be checked by reference of stock register value and values applied to various items should be test and check. फर्नीचर की जो भी इन्वेंट्री मेंशन हो रही है, स्टेशनरी का जो भी सामान लग रहा है, क्या उसका स्टॉक रजिस्टर में एंट्री है या नहीं है, स्टॉक रजिस्टर में कितने अमाउंट से एंट्री है। मान लो 10 रुपए का पेन आ रहा है, स्टॉक रजिस्टर में हम लिख रहे हैं 15 रुपए का पेन है, स्कैम है, सतर्क हो जाओ। ठीक है, लिख रहे हैं अपन खर्चा की भैया हर महीने 4000 डब्बे आ रहे हैं चौक के, देखो कि सही में 4000 आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, बिल उसका प्रॉपर है या नहीं है, कितने अमाउंट का आ रहे हैं, प्रॉपर रिकॉर्डिंग है कि नहीं है। आखिरी क्या है यहाँ पे, ऑल बिल्स आर ड्यूली ऑथराइज्ड एंड पास बिफोर पेमेंट। ऐसा ही नहीं है कि भैया बिल बस आ गया, बस बिना चेक किए अपन ने पेमेंट कर दिया। देखो कि जो पर्सन अलॉट हुआ है बिल का पेमेंट करने के लिए, क्या उसके सामने से उसके सिग्नेचर के बिना तो पेमेंट नहीं हो रहा है, उसकी नॉलेज में सारे बिल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसके बिना अप्रूवल के कोई काम तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, चेक करो। ठीक है, क्योंकि ऑडिट करना मतलब क्या है, चेक करो। जहां पे इनकम आ रही है वहां पे चेक करो, एक्सपेंसेस जहां हो रही है चेक करो, दोनों चीजें जहां साथ में हो रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करो कि प्रॉपर तरीके से बनी है या नहीं बनी है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपन ने आज देखा, उसमें हमको सबसे पहले वेरीफाई करना है डॉक्यूमेंट्स की, जिन डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो इंस्टीट्यूट बनी है क्या वो प्रॉपरली ड्राफ्टेड है या नहीं है, उस हिसाब से इंस्टीट्यूट का काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, ट्रस्ट डीड है या कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का कोई एक्ट है उस हिसाब से। फिर इनकम जहां से आ रही है क्या उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग हो रही है नहीं, वेदर वो एडमिशन फीस हो, हॉस्टल फैसिलिटी फीस हो, मेस वगैरह की फीस हो, अदर डेवलपमेंटल चार्जेस हो, कॉशन मनी प्रॉपर से रिफंड कर रही है कि नहीं कर रही है, एक्सपेंसेस देखो कहां हो रहे हैं, कोई भी अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फालतू का खर्चा लग रहा है तो उसके लिए जवाब मांगो मैनेजमेंट से। फाइनेंशियल स्टेटमेट को देखो कि जितने एसेट या जितनी लाइबिलिटी इंस्टीट्यूशन क्लेम कर रही है क्या वो एग्जैक्ट में है या नहीं है, या हवाई बातें हो रही है। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। तो इसी के साथ ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपने को यहाँ पे दिख रहा है ऑडिट ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ केयर यानी आपका हॉस्पिटल वगैरह में ऑडिट हम अगर करने जाएंगे तो हमको किन बातों का ध्यान रखना है, ये हम पढ़ेंगे आज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को मैं यहीं पे रैप अप करता हूं। आपने लास्ट तक लेक्चर देखा, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।